जिन केजरीवाल को बड़े अपने को विश्व का सबसे बड़ा दल, अपने को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताने वाले मुखिया की पूरी टीम ने, टीम तो नहीं कहेंगे, गैंग में दिल्ली में बहुत घेरा, लेकिन कुछ उस दल का बिगाड़ नहीं पाए, उस नेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जनता भरपूर साथ में थी। जो वहां पे सुविधाएं जनता को दी गई दिल्ली सरकार द्वारा, आदरणीय केजरीवाल जी द्वारा, उसके आगे इन लोगों के माफियागिरी नहीं चल पाई और आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनी। और उसके बाद आज की डेट में 3 राज्यों में हम सरकार बनाने के करीब हैं। आज हम आपको बता दें, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम गुजरात में भी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को भारत के विधानसभावार चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और इस बार के लखनऊ की राजनीति में एक दल ने एंट्री मारी है और वो दल जिसके बारे में हम सब परिचित हैं, उसके आंदोलनात्मक स्वरूप की वजह से, अन्ना आंदोलन से उपजे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को ठानी है। और गोरखपुर शहर से एक सामाजिक कार्यकर्ता और अब नेता विजय श्रीवास्तव जी आज इस उत्तम प्रदेश के एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब जनता आप लोगों के चैनल को देख रही है, सुन रही है और मान रही है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो आज आप समझ सकते हैं कहां है, धन बल के आधार पे वो दबी हुई है। आप लोगों की आवाज बन रहे हैं, आप लोगों की बातों को बता रहे हैं और आप सबसे बड़ी बात है सच्चाई दिखा रहे हैं, जिसको जनता स्वीकार कर रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा जनपक्षधर पत्रकारिता करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन केजरीवाल को बड़े अपने को विश्व का सबसे बड़ा दल, अपने को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताने वाले मुखिया की पूरी टीम ने, टीम तो नहीं कहेंगे, गैंग में दिल्ली में बहुत घेरा, लेकिन कुछ उस दल का बिगाड़ नहीं पाए, उस नेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जनता भरपूर साथ में थी। जो वहां पे सुविधाएं जनता को दी गई दिल्ली सरकार द्वारा, आदरणीय केजरीवाल जी द्वारा, उसके आगे इन लोगों के माफियागिरी नहीं चल पाई और आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनी। और उसके बाद आज की डेट में 3 राज्यों में हम सरकार बनाने के करीब हैं। आज हम आपको बता दें, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम गुजरात में भी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। आपने कहा कि आप 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और अभी कुछ मिनट पहले आपने मुझसे ही कहा कि हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपने जो 3 राज्यों का नाम लिया, आपने उसमें उत्तर प्रदेश का नाम लिया, यानी आपका ही आत्मविश्वास। मेरी बात सुनिए, तो मैं पूरी बात सुनिए, मेरा आत्मविश्वास नहीं कमजोर है। उन राज्यों का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि वहां की खबरें आप तक पहुंच गई हैं। यहाँ की खबर, उत्तर प्रदेश की खबर जो भारी दबाव में मीडिया नहीं दिखा रहा है, हम लोगों को नहीं, हम लोगों की बातों को जनता तक नहीं पहुंचा रहा है, दबाव में नहीं आते। नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा आज ये आवाज जनता के पास जाएगी, क्योंकि आप सच दिखाते हैं। अब ये बात जाएगी कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन रही है। विजय जी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो गई जी। अब आते हैं एकदम घर में जी, आपके सदर विधानसभा क्षेत्र में जी। आपने जब तैयारी करना शुरू किया तो अब आप नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, उनके कार्यों के खिलाफ या शहर की जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ। अब यह सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी इस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बना दिया। 4 बार से लगातार विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल जी। यह 5 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, योगी आदित्यनाथ जी सूबे की मुखिया रहे, यह उनका गृह क्षेत्र है। तो अब उनकी प्रत्याशिता सुनिश्चित होने के बाद, उनकी दावेदारी सुनिश्चित होने के बाद, अब आप इस पूरे चुनावी माहौल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रत्याशी चाहे कोई हो, हम नीतियों के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए सामने वाला कोई महत्व नहीं रखता है। अगर सामने वाले की नीतियां अच्छी होंगी तो सामने वाला जीतेगा। हम तो अपनी अच्छी नीतियों को लेकर के आए हैं, जिसको जनता स्वीकार कर रही है। आपको इस बात को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ 5 साल के मुख्यमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं? 20 साल से यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का नगर निगम, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, CM सिटी
और हमारा शहर बाढ़ में नहीं डूबा लेकिन बारिश के पानी में डूब गया। जी क्या बात करते हैं? हम इन मुद्दों पे लड़ेंगे। जी ठीक। हम मोहल्ले की सड़कों पे लड़ेंगे, ठीक। मोहल्ले की सड़कों की बात को लेकर के लड़ेंगे। जी। हम कूड़ा कचरा प्रबंधन पे लड़ेंगे, हम ट्रैफिक जाम पे लड़ेंगे, हम जो अवैध कब्जे हैं सड़कों पे उसके लिए लड़ेंगे। हमारे मुद्दे ये होंगे, हम फ्री शिक्षा पे लड़ेंगे, हम फ्री बिजली पे लड़ेंगे, हम फ्री पानी पे लड़ेंगे, हम फ्री स्वास्थ्य पे लड़ेंगे, हम महिलाओं के सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। आपके ये मुद्दे पूरे दुरुस्त हैं जी। जिन पे आप चुनाव लड़ने की हुंकार भरते हैं। जी। लेकिन आपके सामने जो चेहरा होना था, जो आपकी उम्मीद थी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, और अब वो चेहरा योगी आदित्यनाथ जी है। देखिए तो क्या इन दोनों चेहरों को आप समान रूप से देखते नहीं, हैं? हम आपको बता रहे हैं, ये धर्म और जात की राजनीति करके धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो ये काम के भरोसे चुनाव लड़ते। कहां गया इनका स्मार्ट विलेज, कहां गया इनका सांसदों का लिया हुआ काम? आरोप यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने काम नहीं किया है। भाई हम कहते हैं अगर आपने 4 लेन को चमचमाती सड़क को काम कहते हैं तो वो उनकी बात। आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, आप किसी भी मोहल्ले की सड़कों को देख लीजिए, अगर वहां काम हुआ हो तो बताइए। जबकि ये सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, सरकार भी रही, नगर निगम भी एक ही दल का, आप किसके ऊपर दोषारोपण करेंगे? आज वर्तमान विधायक को मैदान छोड़ करके उनको मैदान से हटा दिया गया। वो जान रहे थे कि विधायक जवाब नहीं दे पाएंगे। गोरखपुर की सीट ये लोग हार रहे थे, मुख्यमंत्री को यहां इसलिए आना पड़ा कि अगर ये सीट हम हारते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से तो बहुत छीछालेदार होगा। तो विजय श्रीवास्तव जी ये दावा कर रहे हैं कि विजय श्रीवास्तव जी की प्रत्याशिता और दावेदारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी डरकर योगी आदित्यनाथ जी को मैदान में विजय श्रीवास्तव की प्रत्याशिता को लेकर के आप एक छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर के जिस दमदारी से हम लोग प्रदेश में आए हैं, उस डर से इन लोगों ने ये अपना व्यवस्था परिवर्तन किया है। मतलब पूरा डर आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को है। सारे दलों को। तो आप अपनी लड़ाई किससे मुख्य मानते हैं? आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई किससे मुख्य मानती है? हम किसी भी दल को नहीं मानते हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए इन लोगों का किया गया वादा खिलाफी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम जनता को जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मान लीजिए आज इनकी सत्ता जा रही है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब सत्ता में आए थे तब क्यों नहीं दिए? पिछली सरकार जो अन्य दलों की सरकार है, जब वो सत्ता में थे तब क्यों नहीं जनता के हित की बात की है? आज वो हमारे एजेंडे को लेकर के आ रहा है। पहले हमको कहते थे केजरीवाल फ्री बांट रहे हैं, आप फ्री का राशन दे रहे हैं और आपने वोट के लालच में आपने राशन दुगुना कर दिया। क्या पेट बढ़ गए या भूख बढ़ गई? या मार्च के बाद, चुनाव के बाद वो भूख कम हो जाएगी? आप एक बार फ्री जो आपने फ्री पद्धति है आपकी, आप उस पद्धति के पैरोकार भी हैं जी। और उन्हीं के फ्री पद्धति के विरोधी भी हैं। ना, हम उनके विरोधी नहीं हैं जी। हमको बुरा कहते हुए वो फ्री का लागू करना चाहते हैं, और जब उनको लागू ही करना था तो जब सरकार बनी तब क्यों नहीं लागू की? आज सत्ता जा रही है तो लागू करने का हम इसके विरोधी हैं। आज आप अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की, आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ हैं, समर्पित है उस नीतियों के प्रति। तो ये नीतियां क्या आपको 2 महीने पहले आकर्षित की है? बहुत पहले से आकर्षित? नहीं, हमको बहुत पहले से आकर्षित करती थी। इतना विलंब क्यों हुआ? विलंब देखिए, किसी भी चीज का एक संजोग होता है, सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। हमारी इच्छा थी कि हम केजरीवाल जी के सामने पार्टी ज्वाइन करें। कोरोना 2 साल में 2 बार कोरोना ने लपेटा। जब केजरीवाल जी की जनसभा दिल्ली लखनऊ में हुई, ऐतिहासिक जनसभा, आज सत्ताधारी दल के प्रधानमंत्री का या मुखिया का जनसभा में कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। उस माहौल में केजरीवाल जी की ऐतिहासिक रैली हुई लखनऊ में। 1 रुपया पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, स्वयं कार्यकर्ता वहां पहुंच करके सफल रैली बनाए थे। मैंने उस रैली में पार्टी को ज्वाइन किया। मेरी भी एक इच्छा थी। मैं जिला पंचायत चुनाव में, मैं चौरी चौरा में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव प्रचार में डोर टू डोर गया था, जबकि मैं उससे पार्टी नहीं ज्वाइन किया था। विजय जी, आप अब अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ, आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ हैं, और हमारे इस शो का नाम उत्तम प्रदेश है जी। अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता का प्रतिनिधि बनने की, और विजय श्रीवास्तव को यदि गोरखपुर से यह अवसर प्राप्त होता है कि जनता उनको सड़क से सदन भेजने का काम करती है, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो 3 कौन से प्रमुख कार्य होंगे जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो
जो हमारा केजरीवाल मॉडल है दिल्ली का, विश्व स्तरीय शिक्षा सरकारी स्कूलों में, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में, बिजली का बिल जो खुली डकैती इस सरकार ने डाला है जनता के ऊपर उसको कम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को बसों में ट्रेनों में फ्री यात्रा कराएंगे, 1000 रुपया हर महिला के खाते में जाएंगे। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये नीतियां कोई भी दिल्ली में आप अपने रिश्तेदारों से भाई पटदारों से पूछ सकते हैं, ये इसमें हिडन एजेंडा नहीं है। ये हम इन नीतियों को उत्तर प्रदेश में लगा करके उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आप बार बार दिल्ली से तुलना कर रहे हैं, क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से स्थिति और आर्थिक स्थिति क्या सब बराबर है? आपको देखिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। राज्य बड़ा होता है तो उसका रेवेन्यू कलेक्शन भी बड़ा होता है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। जी। तो जब रेवेन्यू कलेक्शन हमारे पास है वो हम जानते हैं ना कि हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं ना। वो आपका कोई गुप्त मॉडल है? नहीं 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 नहीं, कोई गुप्त मॉडल नहीं है। हमारे पास उस तरह के लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं, जो पूर्व की सरकारें हैं चाहे जो वर्तमान की सरकार है, कि इनके पास टेक्नोक्रेट्स की और पढ़े लिखे लोगों की कमी है। अब जो भी हो तभी तो ये जनता के हित के मुद्दे पे काम नहीं करते हैं। आगामी जब वोट पड़ने वाले हैं, मतदान होना है और सारा सिनेरियो एक तरीके से बन चुका है, आपको क्या लगता है अब हकीकत के आसपास की स्थिति एक बार आप स्पष्ट करेंगे कि जनता का पूरा रुख क्या है चुनाव में? देखिए दलों ने अपना अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। कोई धार्मिक उन्माद फैला रहा है, कोई जातिगत उन्माद फैला रहा है। आम आदमी पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए न कोई एपीएल है न कोई बीपीएल है। आप देखिए 300 यूनिट बिजली सबको फ्री है। आज यहाँ पे आयुष्मान कार्ड है, आप गरीब है, ब्राह्मण गरीब का परिवार है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता है। सबल को अधिकतर सबल इसमें से कट जा रहे हैं। क्या फ्री का इलाज ये लोग कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल है, वहां कोई भी बीमार व्यक्ति बिना पैसे के हॉस्पिटल में जाएगा, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कराएगा, बड़ा से बड़ा इलाज कराएगा, बिना 1 रुपए दिए बाहर आएगा। क्या आपने प्रदेश में संभव है? आप जिस दिल्ली मॉडल की तुलना कर रहे हैं बार बार, स्वास्थ्य के भी आधार पे आपने सेकेंड फेज कोरोना जो बीता है, जब आप भी यहाँ की स्थिति से भी परिचित थे, और दिल्ली में भी यही स्थितियां थी जो कमोबेश यहाँ पे स्थिति थी। उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की स्थिति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तब वो स्वास्थ्य सेवाएं कहां चली गई थी? आपको अगर आप मोर्टालिटी रेट देखना चाहते हैं और आप लाशों का आंकड़ा देखना चाहते हैं और आपको प्रदेश सरकार द्वारा जो लापरवाहियां की गई थी, जो यहाँ के डॉक्टरों ने सत्ता के संरक्षण में नंगा लूट कांड किया था, आपसे कोई चीज छुपा नहीं है। ये दिल्ली में नहीं हुआ। क्या दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई? क्या दिल्ली में लोगों को हर जब आवश्यकता पड़ी तब उनको बेड्स मिल गए? क्या ऐसा हुआ? देखिए नहीं, आप जिन आधार पे आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, क्या ये पूरी तरीके से वहां पर उपलब्धता थी? कोरोना जी को अगर बेस बनाया जाएगा तो यहां से बेहतर स्थिति वहां पे थी। और हमने संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है। हमने केवल कोरोना को बेस नहीं बनाया है। कोरोना में जिस दिन भाजपा के बहुत बड़े पदाधिकारी की पत्नी का देहांत होता है, उस दिन प्रशासन यहां आंकड़ा शून्य दिखाता है। क्या वजह थी प्रशासन को झूठ बोलने की? आज 50,000 रुपए की भीख दे रहे हो, किसी को आपने कोरोना से मृत्यु होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो मारे मारे फिर रहे हैं। इन्होंने आंकड़े छुपा दिए, हार्ट अटैक और कौन कौन सा मृत्यु दिखा करके। जी, सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। हॉस्पिटल में ले जाते ही बंदा मर गया कोरोना से, उनका इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं जारी किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां दुरुस्त कर दी, घोषित कर दी, और उसी के साथ ओमिक्रॉन भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। तो आपका जनता के लिए क्या सुझाव है कि देखिए इन दोनों के बीच में वो सामंजस्य कैसे बैठा है? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, उसके बाद चुनाव। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, आप चुनाव जीतेंगे, जितवाएंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारी पार्टी आपके स्वास्थ्य पे,
आपके जान के आधार पर चुनाव की बात नहीं करती है। आप सबसे पहले कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, उनके नियमों को मानें और उसके बाद अपनी जागरूकता से जो भयावह स्थितियों का सामना हम लोगों ने पिछली बार किया है, वैसी स्थिति भगवान न करे कि हम लोग के सामने आवे, उन सबसे बचते हुए हम लोग को चुनाव और मतदान के बारे में सोचना चाहिए। विजय जी, जब मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था और मैं आपको थोड़ा बहुत जानता हूं, विजय जी एक दौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे, भाजपा से जुड़े रहे, फिर कुछ कारणों से उन्होंने भाजपा त्याग दी, भाजपा छोड़ दी, फिर वो न्यूट्रल एक तरीके से व्यवसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहे। लेकिन फिर कुछ वर्ष पूर्व से उनकी सामाजिक भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ती है। वो धीरे धीरे फिर से अपने सारे जो उनके प्रयास होते हैं समाज को लेकर, या यूं कहें या उनका उद्देश्य राजनीतिक हो, उस उद्देश्य को लेकर विजय जी आपके प्रयास जारी होते हैं। और अब आप अधिकृत रूप से आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा या भाजपा से निकलकर आम आदमी पार्टी का यह सफर आपके लिए आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे जी, उस समय मैं युवा मोर्चा का गोरक्षनगर मंडल का उपाध्यक्ष था जी, विष्णु शंकर श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष थे जी, और उस समय की भाजपा की राजनीति एक अलग दिशा में थी। भाजपा सत्ता में नहीं थी जी, और सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी। जी, उसके पास जनहित के मुद्दे थे, जनहित के लिए वो काम करना चाह रही थी। कुछ उस समय भाजपा से और मंदिर से खटपट हुआ, लोगों ने भाजपा छोड़ के अखिल भारतीय हिंदू महासभा से चुनाव लड़ा जी, और उस दौरान हम सब लोगों ने भाजपा छोड़ी थी। मैं उसके बाद फिर भाजपा ज्वाइन नहीं किया और अपने पढ़ाई को पूरा किया, व्यवसायिक क्षेत्र में मैं आया, घर परिवार को संभाला, शादी हुई, बच्चे हुए। इस दौरान मैं व्यवसाय से जुड़ा रहा और जब मैंने व्यवसाय में अपने को स्थापित करते हुए एक जो प्रथम कर्तव्य होता है रोटी का, वो प्रबंध हुआ। रोटी कपड़ा मकान से जब मैं भरपूर हुआ तो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में मैं आया। और समाज सेवा ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू किया, ये मेरे खानदान के एक एक व्यक्ति में ये गुण है और एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये कहा जाए कि आपने खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाया, विरासत को आगे बढ़ाया है। तो अब उसको लेकर के माता जी हमारी गांव पे रहती थी, पिताजी हम लोगों को भाइयों को यहाँ पढ़ाते थे, सर्विस में थे। तो जो हम लोगों ने देखा अम्मा बाबूजी का सेवा कार्य, तो मन को बड़ा प्रफुल्लित करता था। अम्मा हमारी बार बार कहती थी कि बाबू अपने खातिर तो सब जिएला, जो दूसरे खातिर जिएला होकर कुछ अलग बात होला। माता जी हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनका, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन तो ऐसा नहीं है। मैंने लोगों के साथ ईमानदारी, दमदारी, पीड़ित के पक्ष में मैं खड़ा रहता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे संघर्ष को। समाज सेवा में ये मेरी भूमिका रहती है कि अगर कोई भी जरूरतमंद है, किसी भी तरह का जरूरतमंद है और मैं जिस भी लेवल पे मैं सक्षम हूँ उसकी मैं मदद करूँ, ये मेरे दिल से निकली हुई आवाज होती है। और इस समाज सेवा से मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन एक लेवल आया कि जब मैं लोगों की मदद करना चाह रहा था तो एक लेवल पे आके आदमी फंस जाता था जब वो मदद नहीं कर पाता था, जहां संवैधानिक पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति मदद कर सकता था जी। तो मैंने कहा कि नहीं, संवैधानिक पद चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रशासन में किसी की मदद के लिए गुहार लगाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी को बात समझ में नहीं आती है तो आपका काम नहीं होगा, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। और चूंकि अपना संविधान ऐसा है कि जो संवैधानिक पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, तो उसकी बातों को सुना जाता है। अगर नहीं सुनते हैं तो वो लोग अपना एक जो विशेषाधिकार है उसके तहत भी अपनी बात मनवा ले जाते हैं। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, राजनीति में भी आना चाहिए। और मैंने गोरखपुर को अपना कर्मभूमि बनाया। सदर विधानसभा को मैंने कुछ दिन पूर्व अपने लिए चयन किया कि मेरे को यहीं से अपना कार्य करना है और लोगों की मदद करना है, चाहे जिस तरह से हो। आपने कहा कि आपने सदर विधानसभा को अपना कर्म क्षेत्र चुना है, तो सदर विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर ही क्यों? देखिए, एक तो मेरा आवास है जी। मैंने पूरे गोरखपुर शहर या यूं कहिए पूर्वांचल में भी मैंने
काम किया है। आप लोग हमारे उसमें मैं आप लोगों के साथ भी मैंने काम किया है। तो हम विधानसभा क्षेत्र तो आप एक ही चुन सकते हैं जी। और ये चूंकि पहली सीढ़ी होती है विधानसभा, फिर संसदीय क्षेत्र, तो एक अपनी औकात के लायक एक विधानसभा हमको चयनित करना था और इसके लिए मैंने सदर विधानसभा को मुफीद पाया, इसलिए मैंने सदर विधानसभा को चुना था। विजय जी, एक लंबे समय से आप अपने साथ ये लिखते आए कि आप शहर विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन आपने किसी दल के साथ जाना उचित नहीं समझा। समाज में जो आपके बारे में खबर थी, जो लोगों का रवैया था, विचार थे, वो ये थे कि एक दो दलों के नाम आपसे अक्सर जुड़ते रहते थे कि विजय जी वहां जा सकते हैं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गया है, एकदम चुनाव के ऐन समय पर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो जिन दलों के साथ आपके नाम जोड़े जा रहे थे, उनको ना ज्वाइन करना और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बीच की कहानी क्या है? देखिए, मैं एकदम न्यूट्रल पॉलिटिक्स कर रहा था जी। और मैंने ये जो राजनीतिक दलों की जो गंदगियां थी उनको देखते हुए मैंने निर्दल चुनाव लड़ने का प्लान किया था जी। और मैंने अपने पूरे समाज में लोगों को ये बताया कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा जरूर। इस बीच कई राजनीतिक दलों ने हमसे संपर्क किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझसे कांग्रेस ने भी संपर्क किया, मुझसे बहुजन समाज पार्टी ने भी संपर्क किया, मुझसे समाजवादी पार्टी ने भी संपर्क किया। और आपको मैं बता दूं कि भाजपा में भी लोगों ने क्यास लगाया कि मैं भाजपा भी ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं वर्तमान भाजपा से बहुत दुखी हूं। वर्तमान भाजपा पूंजीपतियों का एक गिरोह है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता था। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, मेरे को मैं स्वाभिमान गिरा के राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास की पार्टी, और आप उसे पूंजीपतियों की पार्टी बता रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि वो सबका विकास कितना कर रही है, विकास कर रही है कि विनाश कर रही है। इनसे न मध्यम वर्ग खुश है, न इनसे किसान खुश है, न इनसे कर्मचारी खुश हैं, न इनसे व्यापारी खुश हैं। तो किसका विकास ये कर रहे हैं? अमेरिका के लोगों का विकास कर रहे हैं या दूसरे ग्रह के लोगों का विकास कर रहे हैं? कैसे आपने कहा कि ये कहते हैं? यहाँ कहते जरूर हैं, करते नहीं है, करते सिर्फ उन्हीं का विकास है। आम आदमी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरीके से नई है जी, और जिन राजनीतिक दलों के बीच में एक रसाकसी चल रही है, जिनके बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत पीछे दिखती है। तो आपका क्या अनुमान है कि आम आदमी पार्टी की इस उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की पहली सीढ़ी है, इसमें आप की कोशिशें किस तरीके से रंग लाएंगी, और 10 मार्च का जो परिणाम आएगा उसमें आप लोगों का असर क्या दिखेगा? पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी गोरखपुर जिला पंचायत में 6 जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी का उनको बैनर प्राप्त था, आम आदमी पार्टी के लोग उनका प्रचार प्रसार करते थे और 6 जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर से जीते हैं। तो आप इस पार्टी को नया नहीं कह सकते हैं। पूरे प्रदेश का भी अगर मैं आंकड़ा जुटा दूं तो एक अच्छी खासी संख्या जिला पंचायत चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह था, जिसमें हमारे प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। ये बात दूसरी है कि जो दबंगई के साथ, जो माफियागिरी के साथ जिला पंचायत और ब्लॉक का चुनाव जो हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। वो सरकारी संरक्षण में प्रशासन की गुंडागर्दी से वो चुनाव हुआ, नहीं तो उसमें भी हमारे दल के लोग कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बनते, कहीं ना कहीं ब्लॉक के प्रमुख बनते। खैर, उन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता। हमारी पार्टी कतई नहीं है, हमारी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। और हाँ, ये एंट्री है, पहली बार ईमानदारी से प्रयास करके चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग बहुमत के करीब रहेंगे। देखिए, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, जैसे पिछली बार भाजपा को ये नहीं पता था कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। भाजपा तो दावा कर दी थी कि अब की बार हमारी सरकार तो वो तो दावा तो अभी भी कर रहे हैं जी, अब की तो 300 पार कर रहे हैं। तो इस दावे को आप खारिज करते हैं? एकदम खारिज है। सरकार तो नहीं बननी है, ये पक्का है। आज का डेट टाइम आप नोट कर सकते हैं। सरकार बनेगी? देखिए, सरकार भाजपा की नहीं बननी है। किसकी बनेगी? हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की। एकदम एकदम। मुझे एक शेर याद आया है किसी का कि आपके जो दावे हैं बड़े
मुझे दुरुस्त नहीं दिखते हैं। आप किन आधार पर यह दावा कर सकते हैं, किस आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है जी, वो जनहित के मुद्दे हैं, जिसको आज के परिवेश में जो दल सत्ता में है या जो दल और अन्य दल जो सत्ता में आना चाहते हैं वो हमारे एजेंडे को लेकर के आ रहे हैं। हमारा कौन से वो 3 मुद्दे हैं? 3 मुद्दे नहीं, जो हमारा केजरीवाल जी का सोच है, जो केजरीवाल मॉडल है, जो दिल्ली में लागू किया गया है और दिल्ली की जनता ने। आप देख रहे थे हमारा खास पेशकश उत्तम प्रदेश, और हमारे साथ थे विजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने दावा किया कि वो केजरीवाल मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश यह और इनकी पार्टी मिलकर बनाएंगे। अब इनके दावों को जनता कितना स्वीकार करती है, परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा। हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश के किसी और एपिसोड में मिलते हैं किसी और नेता से और जानते हैं उनके दावों को, उनकी कोशिशों को कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी।